Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Hope you are well and healthy. Today we will discuss about the phrase and the kinds of phrase. Okay. So, what is the definition of phrase? Phrase is a group of related words within a sentence that lacks subject and predicate verb. ओके, अब फ्रेज क्या होता है? फ्रेज हमारे पास रिलेटेड वर्ड्स है, मतलब ग्रुप ऑफ वर्ड्स है किसी भी सेंटेंस में जिसमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट यानी वर्ब को आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। ठीक है, फ्रेज कैन नॉट एक्सप्रेस द कंप्लीट आइडिया और थॉट। फ्रेज में कंप्लीट आइडिया और थॉट का पता नहीं चलता, मतलब इसमें पता नहीं चलता कि कोई क्या कहना चाहता है, मतलब इनकम्प्लीट आइडिया देगा। सो फ्रेज doesn't include the subject and the verb at the same time and doesn't make a complete sense। हमारे पास फ्रेज क्या होगा? फ्रेज वो होगा जिसमें एक ही टाइम पे आप सब्जेक्ट और वर्ब को आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। जस्ट लाइक हमारे पास सेंटेंस स्ट्रक्चर होता है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट का। ठीक है, एंड वो फिर आपको एक कंप्लीट मीनिंग, एक कंप्लीट आइडिया कन्वे करता है। बट यहाँ पे फ्रेज क्या होगा? फ्रेज ग्रुप ऑफ वर्ड्स तो होगा जिसमें सब्जेक्ट एंड वर्ब हो सकता है, बट वो एट ए टाइम, एक ही टाइम पे जिस तरह अरेंजमेंट होती है सब्जेक्ट वर्ब की, वो उस तरह उस अरेंजमेंट में नहीं होगा। ठीक है, एंड ये आपको कंप्लीट आइडिया, कंप्लीट थॉट नहीं देगा। मतलब कि आपको ग्रुप ऑफ वर्ड्स अगर आप वो सुने तो आप एक कंप्लीट आइडिया नहीं निकाल सकते कि अब ये बंदा क्या कह रहे हैं। ठीक है, सो दिस फ्रेज कैन नॉट बी अ सेंटेंस। फ्रेज आपके पास एक सेंटेंस नहीं हो सकता, वो सेंटेंस नहीं होता, क्योंकि सेंटेंस की डिफिनीशन अगर आप लोग देखें तो सेंटेंस हमारे पास कंप्लीट थॉट, कंप्लीट आइडिया देता है। ठीक है, लेकिन फ्रेज क्या है? फ्रेज सेंटेंस नहीं होता क्योंकि इसमें सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट नहीं होगा और उसको आप आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है एंड इसमें फिर वो आपको आइडिया दे। ठीक है, सो फ्रेज की अगर सिंपलेस्ट डिफिनीशन हम देखें तो फ्रेज क्या है? फ्रेज हमारे पास ग्रुप ऑफ वर्ड्स है जो कि कंप्लीट मीनिंग एंड आइडिया नहीं देते एंड उसमें सब्जेक्ट और वर्ब को आइडेंटिफाई नहीं किया जा सकता। ठीक है, ओके, सो अभी इसके एग्जाम्पल देखते हैं। ओके, सो एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल ऑफ फ्रेज, ही इज़ स्टैंडिंग नियर अ वॉल। ठीक है, सो ही इज़ स्टैंडिंग नियर अ वॉल एक हमारे पास कंप्लीट सेंटेंस है। अगर हम इसमें जो रेड कलर का आपको दिखाई दे रहे हैं नियर अ वॉल, अगर इसको आप इस सेंटेंस से अलग कर ले तो नियर अ वॉल एक कंप्लीट आइडिया नहीं दे रहा एंड ये आपके पास ग्रुप ऑफ वर्ड्स है। मीन के नियर, आ एंड वॉल 3 कम्बिनेशन है हमारे पास वर्ड्स का। ठीक है, 3 वर्ड्स का कम्बिनेशन है एंड ये आपको अगर एक्सट्रैक्ट करें इसको सेंटेंस से ही तो ये आपको एक कंप्लीट आइडिया नहीं देगा। ठीक है, एक सेंटेंस में तो आपको ये कंप्लीट आइडिया दे रहा है क्योंकि ही इज स्टैंडिंग नियर अ वॉल, आपको आइडिया आ रहा है कि वो वॉल के करीब खड़ा है। ठीक है, या खड़ा हो रहा है। सो लेकिन अगर आप नियर अ वॉल सिर्फ इससे लें तो आपको एक कंप्लीट आइडिया नहीं हो रहा कि नियर अ वॉल का क्या मतलब है। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए। द गर्ल विद ब्लू आई इज़ माई कज़न। अब द गर्ल विद ब्लू आईज इज़ माई कज़न। ठीक है, सो ये एक कंप्लीट सेंटेंस है जो कि फुल स्टॉप से एंड हुआ है, लेकिन इसमें जो रेड कलर है विद ब्लू आईज, अब ये एक कंप्लीट सेंटेंस नहीं है क्योंकि इसमें
इस 3 वर्ड्स में आप सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, ये आपको अलग से कंप्लीट मीनिंग नहीं दे रहा, तो ये आपके पास एक फ्रेज है। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल देखें, टू बी अ गुड लॉयर इज़ माई एम। सो टू बी अ गुड लॉयर इज़ माई एम, ये एक कंप्लीट सेंटेंस है। और जो रेड कलर में है वो अलग से टू बिकम अ गुड लॉयर। ठीक है, टू बिकम अ गुड लॉयर इसमें एक फ्रेज है जो कंप्लीट मीनिंग नहीं दे रहा। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल्स आप देखें, फ्रेज की एग्जाम्पल है, आई विल मीट यू एट 3 PM in front of the gate in the park। सो एक सेंटेंस में आपके पास एक से ज़्यादा फ्रेजेस हो सकते हैं। ठीक है, जिस तरह है, सो हमारे पास एक सेंटेंस में डिफरेंट फ्रेजेस हो सकते हैं। ठीक है, जिस तरह एट 3 PM इन द फ्रंट ऑफ द गेट इन द पार्क, ये तीनों हमारे पास, अगर इसको सेंटेंस से अलग करें तो ये हमारे पास फ्रेजेस हैं। ठीक है, ओके, अभी आते हैं टाइप्स ऑफ फ्रेजेस पे। ठीक है, सो फ्रेजेस के हमारे पास टाइप्स है, नाउन फ्रेज, एडजेक्टिव फ्रेज, वर्ब फ्रेज, gerund फ्रेज, prepositional फ्रेज, एडवर्ब फ्रेज, इन्फिनेटिव फ्रेज एंड पार्टिसिपल फ्रेज। ठीक है, तो ये हमारे पास फ्रेज की टाइप्स है, इसको हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। ठीक है, सो द फर्स्ट वन इज नाउन फ्रेज। ओके, अब नाउन फ्रेज आपके पास क्या होगा? सो नाउन फ्रेज हमारे पास वो होगा जो कि consist of noun and related words, modifiers, it function like a noun in the sentence। हमारे पास नाउन फ्रेज क्या होगा? नाउन फ्रेज हमारे पास रिलेटेड वर्ड्स होंगे, मतलब ग्रुप ऑफ वर्ड्स होंगे, कम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स होंगे, एंड उसमें मॉडिफायर भी हो सकता है, एंड जो हमारे पास एज ए नाउन फंक्शन दे। एक सेंटेंस में अगर वो एज ए नाउन रोल प्ले करे, जस्ट लाइक हमारे पास नाउन का रोल क्या है? नाउन हमारे पास एज ए सब्जेक्ट आ सकता है या फिर एज ए ऑब्जेक्ट आ सकता है। ठीक है, सो जहाँ पे ग्रुप ऑफ वर्ड्स एज ए सब्जेक्ट आए या फिर एज एन ऑब्जेक्ट आए, वो आपके पास नाउन फ्रेज होगा। ठीक है, एग्जाम्पल देखिए आप लोग, द गर्ल ऑन द स्टेज इज सिंगिंग। ठीक है, सो इस एग्जाम्पल में द गर्ल ऑन द स्टेज, अभी आपके पास कम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स है, मतलब ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, एंड ये होल जो फ्रेज है इस इन सब्जेक्ट रोल प्ले कर रहे हैं। ठीक है, ये इस सेंटेंस का सब्जेक्ट है, तो ये आपके पास कलेक्टिवली नाउन फ्रेज है। इस हमारे पास वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब है, एंड सिंगिंग हमारे पास मेन वर्ब है। सो ये कलेक्टिवली द गर्ल ऑन द स्टेज आपके पास नाउन फ्रेज है। क्लियर? ओके, अब अगर हम नेक्स्ट एग्जाम्पल देखें, सो द गर्ल विद ब्लू आइज़ बॉट अ ब्यूटीफुल ड्रेस। सो द गर्ल विद ब्लू आइज़, देखिए ये इस सेंटेंस का सब्जेक्ट है, द गर्ल विद ब्लू आइज़। ये पूरा हमारे पास 5 वर्ड्स है, लेकिन कलेक्टिवली ये हमारे पास नाउन फ्रेज है, क्योंकि ये इस सेंटेंस का सब्जेक्ट है। बॉट अ न्यू ड्रेस, ये फिर बाकी सेंटेंस है, सो ये आपके पास नाउन फ्रेज है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है वर्ब फ्रेज। तो अब वर्ब फ्रेज हमारे पास क्या है? वर्ब फ्रेज हमारे पास है कम्बिनेशन ऑफ मेन वर्ब एंड इट्स ऑक्सिलरी वर्ब। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब एंड सेंटेंस, जितने आपके पास वर्ब होंगे उसके साथ हेल्पिंग वर्ब हो, ऑक्सिलरी वर्ब हो या हेल्पिंग वर्ब, इनको दोनों को बोला जाता है। ठीक है, सो ये आपके पास क्या होगा? वर्ब फ्रेज होगा। जिस तरह एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं, शी इज़ रीडिंग अ बुक। शी इज़ रीडिंग अ बुक एक सेंटेंस है आपके पास, कंप्लीट सेंटेंस है। ठीक है, सो इसमें इज़ रीडिंग को रेड किया हुआ है, तो इज़ रीडिंग हमारे पास 2 वर्ड्स हैं, कलेक्टिवली इसको बोला जाता है नाउ वर्ब फ्रेज। नेक्स्ट है शी हैज़ बिन रीडिंग अ बुक फॉर 2 आवर्स। इसमें
शी हैज़ बीन रीडिंग अ बुक फॉर 2 hours, ये कंप्लीट सेंटेंस है। बट हैज़ बीन रीडिंग, ये आपके पास नाउन फ्रेज है, सॉरी, ये आपके पास वर्ब फ्रेज है, ठीक है। क्योंकि इसमें आपके पास वर्ब आया है एंड ऑक्सिलरी वर्ब है, एंड कलेक्टिवली इसको वर्ब फ्रेज बोला जाएगा, ठीक है। ओके, सो नेक्स्ट एग्जांपल, आई होप कि आपको क्लियर हो गया वर्ब फ्रेज एंड नाउन फ्रेज। ओके, सो नेक्स्ट हमारे पास है प्रीपोजिशनल फ्रेज एंड एडजेक्टिव फ्रेज। ओके, सो प्रीपोजिशनल फ्रेज हमारे पास क्या होगा, कंसिस्ट ऑफ प्रीपोजिशन, ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन, noun or preposition and may also have modifier। prepositional phrase आपके पास क्या होगा, prepositional phrase आपके पास ग्रुप ऑफ वर्ड्स होगा जिसमें preposition होगा, ठीक है, एंड ऑब्जेक्ट ऑफ preposition होगा, ठीक है। सो एंड में इसमें मॉडिफायर भी आ सकता है, ठीक है। सो प्रीपोजिशनल फ्रेज के एग्जांपल आप लोग देखें, अ गर्ल एट द कॉर्नर ऑफ द क्लास इज़ आमना। सो इसमें देखिए, अगर एट द कॉर्नर ऑफ अ क्लास इज़ आमना, तो इसमें हमारे पास एट द कॉर्नर हमारे पास प्रीपोजिशनल फ्रेज है, ठीक है। क्योंकि देखिए ये एट से स्टार्ट हो रहा है, एट हमारे पास प्रीपोजिशन है एंड ये द कॉर्नर हमारे पास क्या है, ये हमारे पास नाउन है। सो डिफिनीशन में आप लोग देख सकते हैं कि हमारे पास प्रीपोजिशन होगा, ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन होगा, जो कि नाउन भी हो सकता है एंड प्रोनाउन भी हो सकता है, ठीक है। सो यहाँ पे एट द कॉर्नर हमारे पास प्रीपोजिशनल फ्रेज होगा। नेक्स्ट है शी इज़ सिंगिंग इन अ लाउड वॉइस। सो अब इन अ लाउड वॉइस हमारे पास प्रीपोजिशनल फ्रेज है, क्योंकि इन इसमें प्रीपोजिशन है, अ लाउड वॉइस इसमें हमारे पास ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन है, ठीक है। सो ये आपके पास प्रीपोजिशनल फ्रेज है। नेक्स्ट आप लोग देखें, सो एडजेक्टिव फ्रेज। अब एडजेक्टिव फ्रेज क्या होगा, सो एडजेक्टिव फ्रेज हमारे पास होगा ग्रुप ऑफ वर्ड्स, फंक्शन इज एडजेक्टिव, कंसिस्ट ऑफ एडजेक्टिव, modifier and any word that modifies a noun or pronoun in the sentence, ठीक है। सो एडजेक्टिव फ्रेज क्या होगा, एडजेक्टिव फ्रेज हमारे पास ग्रुप ऑफ वर्ड्स होगा जो कि सेंटेंस में एज एन एडजेक्टिव रोल प्ले करे, ठीक है। सो जो रोल एडजेक्टिव का है, मतलब मॉडिफाई करना नाउन एंड प्रोनाउन को। सो जब ग्रुप ऑफ वर्ड्स कलेक्टिवली किसी नाउन या प्रोनाउन को सेंटेंस में मॉडिफाई करे, सो वो आपके पास होगा एडजेक्टिव फ्रेज, ठीक है। नेक्स्ट इसमें एग्जांपल आप लोग देखें, शी इज़ वेयरिंग अ ब्यूटीफुल ड्रेस। अब शी इज़ वेयरिंग अ ब्यूटीफुल ड्रेस, अ ब्यूटीफुल ड्रेस आपके पास क्या है, एडजेक्टिव फ्रेज है। क्यों एडजेक्टिव फ्रेज है, क्योंकि ये यहाँ पे शी को मॉडिफाई कर रहे हैं, ठीक है। शी को ये मॉडिफाई कर रहे हैं कि उसने एक ब्यूटीफुल ड्रेस पहना है। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, द बॉय इन द रेड शर्ट इज़ माई ब्रदर। सो द बॉय इन द रेड शर्ट ये आपके पास एडजेक्टिव फ्रेज है। क्यों, क्योंकि ये आपके पास द बॉय उसको मॉडिफाई कर रहे हैं सेंटेंस में, ठीक है। सो एडजेक्टिव फ्रेज क्या है, वो फ्रेज जो सेंटेंस में एज एन एडजेक्टिव रोल प्ले करे, वो आपके पास एडजेक्टिव फ्रेज होगा, ठीक है। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है एडवर्ब फ्रेज एंड इनफाइनेटिव फ्रेज। ओके, सो अब एडवर्ब फ्रेज हमारे पास क्या है, एडवर्ब फ्रेज हमारे पास वो फ्रेज है, इट मीन मतलब कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट फंक्शन एज एन एडवर्ब, ठीक है। एडजेक्टिव फ्रेज की तरह एडवर्ब फ्रेज भी है कि जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स सेंटेंस में एज एन एडवर्ब रोल प्ले करे। एडवर्ब का रोल क्या है, मॉडिफिकेशन ऑफ वर्ब, एडजेक्टिव एंड अनदर एडवर्ब, ठीक है। सो जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स कलेक्टिवली सेंटेंस में एडजेक्टिव की मॉडिफिकेशन करे, वर्ब की करे, या फिर हमारे पास अदर एडवर्ब की करे, तो वो आपके पास होगा एडवर्ब फ्रेज, ठीक है।
Okay, so consist of adverb and another verb, preposition, verb, noun and modifier. ये आपके पास एडवर्ब इसमें होगा एंड इसके साथ और वर्ड्स होंगे, वो प्रीपोजिशन भी हो सकता है, वर्ब भी हो सकता है, नाउन भी हो सकता है, ठीक है, और मॉडिफायर भी हो सकते हैं. ओके, सो एग्जांपल देखिए आप. शी ऑलवेज टॉक्स इन अ गुड वे. वो हमेशा अच्छे तरीके से मतलब बोलती है, ठीक है. सो शी ऑलवेज टॉक इन अ गुड वे. अब इन अ गुड वे, अब इसमें किस चीज़ को मॉडिफाई कर रहे हैं, उसके वे ऑफ टॉकिंग को मॉडिफाई कर रहे हैं. सो इन अ गुड वे, ठीक है. तो ये इसमें क्या है, एडवर्ब फ्रेज है. इसमें इन भी प्रेजेंट है क्योंकि ये हमारे पास रोल एज एन एडवर्ब प्ले कर रहा है. इन प्रेजेंट है तो ये प्रीपोजिशनल फ्रेज नहीं होगा क्योंकि इसका रोल क्या है, मॉडिफिकेशन ऑफ वर्ब है, ठीक है. नेक्स्ट हमारे पास है शी वॉज शाउटिंग इन अ लाउड वॉइस. अब इसमें भी आपको नज़र आ रहा होगा कि इसमें वे ऑफ शाउटिंग को वो बता रहे हैं कि किस तरह उसने शाउटिंग की. सो इन अ लाउड वॉइस उसने शाउटिंग की है, ठीक है. सो जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स एज एन एडवर्ब रोल प्ले करे वो आपके पास एडवर्ब फ्रेज होगा एंड अगर उसमें प्रीपोजिशन भी प्रेजेंट हो देन आप उसमें कंफ्यूज नहीं होंगे, ठीक है. नेक्स्ट हमारे पास है इनफाइनेटिव फ्रेज. सो इनफाइनेटिव फ्रेज कंसिस्ट ऑफ इनफाइनेटिव टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड मॉडिफायर्स वर्ड्स एसोसिएटेड टू इनफाइनेटिव, ठीक है. सो अब इनफाइनेटिव क्या है, इनफाइनेटिव को फर्स्ट अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है क्योंकि इनफाइनेटिव अगर समझ आएगी देन आप इनफाइनेटिव फ्रेज को अंडरस्टैंड करोगे, ठीक है. सो इनफाइनेटिव हमारे पास क्या है, वो हमारे पास एक वर्ब होगा जो कि उससे पहले आपने उसके साथ टू आएगा, ठीक है. फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब से जो पहले टू आता है तो उसको हम इनफाइनेटिव बोलते हैं, ठीक है. जिस तरह है टू कैच, टू ईट, ठीक है. सो अब इनफाइनेटिव फ्रेज क्या है, जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स हमारे पास टू से स्टार्ट हो उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आए तो वो आपके पास होगा इनफाइनेटिव फ्रेज. एग्जाम्पल देखिए. सो एग्जाम्पल में शी लाइक्स टू ईट चॉकलेट. सो टू ईट चॉकलेट इसमें क्या है, इनफाइनेटिव फ्रेज है जो कि टू ईट से स्टार्ट हो रहे हैं एंड चॉकलेट इसके साथ आया है, कम्बिनेशन ऑफ थ्री वर्ड्स है. सो ये कलेक्टिवली इनफाइनेटिव फ्रेज है. दे मेड अ प्लान टू थ्रू अ पार्टी. तो अब टू थ्रू हमारे पास क्या है, ये हमारे पास इनफाइनेटिव है. अ पार्टी इसके साथ आया है तो कलेक्टिवली ये हमारे पास इनफाइनेटिव फ्रेज उसको कहा जाएगा, ठीक है. ओके, नेक्स्ट हमारे पास है जेरंड फ्रेज एंड पार्टिसिपल फ्रेज. ओके, सो जेरंड आपको पता है कि जेरंड क्या होता है, जब हमारे पास वर्ब विद आई एन जी आए एंड वो एज एन आइडिया रोल प्ले करे, मतलब एज ए नाउन आए तो वो आपके पास जेरंड होगा, ठीक है. अब जेरंड फ्रेज क्या है, सो जेरंड फ्रेज कंसिस्ट ऑफ जेरंड verb plus ing and modifiers are words associated with gerund, ठीक है. It acts as noun in sentence. So अभी आपके पास gerund phrase क्या है, gerund phrase हमारे पास group of words होगा जिसमें आप gerund होगा और उसके साथ associated words आएंगे, ठीक है. और वो sentence में as an नाउन रोल प्ले करेगा, ठीक है. जिस तरह एग्जाम्पल में है आई लाइक रीडिंग रोमांटिक नावल्स. सो रीडिंग, आई लाइक रीडिंग रोमांटिक नावल, इसमें हमारे पास रीडिंग एज इन वर्ब नहीं आया, एज ए जेरंड आया है, ठीक है. सो रीडिंग रोमांटिक नावल इसमें जेरंड फ्रेज है. नेक्स्ट है शी स्टार्टेड लर्निंग द लेसन. सो शी स्टार्टेड, ये तो इसका सब्जेक्ट एंड वर्ब होगा एंड नेक्स्ट है लर्निंग द लेसन. सो लर्निंग द लेसन यहाँ पे इज ए जेरंड फ्रेज है, ठीक है. नेक्स्ट हमारे पास है पार्टिसिपल फ्रेज. अब पार्टिसिपल फ्रेज क्या है, तो पार्टिसिपल को अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है. जब वर्ब विद आई एन जी आए या वर्ब के साथ ई डी लगता है तो इसको हम बोलते हैं पार्टिसिपल, ठीक है.
जब वर्ब विद ing आएगा तो ये प्रेजेंट पार्टिसिपल होगा, एंड जब वर्ब के साथ ed लगेगा देन वो पास्ट पार्टिसिपल होगा। ठीक है, सो पार्टिसिपल फ्रेज हमारे पास होगा कंसिस्ट ऑफ प्रेजेंट पार्टिसिपल एंड पास्ट पार्टिसिपल एंड मॉडिफायर associated to it. It is separated by comma and acts as an adjective. ठीक है, सो अभी पार्टिसिपल फ्रेज हमारे पास कौन से हैं? वो फ्रेज जिसमें पार्टिसिपल हो, ठीक है, पार्टिसिपल आए एंड उसके साथ रिलेटेड वर्ड्स हो, उसके साथ और वर्ड्स आए, तो वो आपके पास क्या होगा? पार्टिसिपल फ्रेज होगा। एग्जाम्पल देखिए आप लोग, द बॉय बेगिंग द मनी इज़ पुअर। अब द बॉय इज़ पुअर यह कंप्लीट थॉट दे रहे हैं, बट बेगिंग द मनी यहाँ पे एडिशन है, ठीक है, और यहाँ पे आया है बेगिंग। आपके पास क्या है? प्रेजेंट पार्टिसिपल है, इसके साथ रिलेटेड वर्ड्स मॉडिफायर आए हैं, तो ये आपके पास क्या है? पार्टिसिपल फ्रेज है। नेक्स्ट है आप लोग, द बुक रिटन बाय अली इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। सो द बुक रिटन बाय अली को रेड किया हुआ है क्योंकि ये हमारे पास पार्टिसिपल फ्रेज है, ठीक है। सो रिटन हमारे पास क्या है? ये आपके पास पास्ट पार्टिसिपल है एंड इसके साथ रिलेटेड वर्ड्स आए हैं, इन कलेक्टिवली इसको कहा जाएगा पार्टिसिपल फ्रेज। होप सो कि आपको लेक्चर की समझ आ गई होगी, एंड अगर फिर भी आप लोगों को कोई क्वेश्चन है सो यू कुड आस्क मी इन योर ऑनलाइन सेशन। सो टेक केयर, हैव अ नाइस डे, अल्लाह हाफिज़।